हेलो बच्चों, हम सभी हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सभी लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। और यहीं से हमारा ये जो क्लास है चैप्टर नंबर 7 का वो समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग अगले दिन से मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति को लेके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है यदि बिंदु, यहाँ देखिए बिंदु दिया गया है 1,2, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 4,y, तीसरा बिंदु है आपका x,6, चौथा बिंदु है आपका 3,5। तो ये 4 बिंदु दिए गए हैं। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको कह रहा है कि ये अगर हम लोग मान लें कि इन चारों बिंदुओं को, ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर हम लोग लें तो समांतर चतुर्भुज के लिए ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा है ए बी सी डी के इक्वल हो जाता है, बी सी ए डी के इक्वल हो जाता है। और ये इक्वल तो है ही, साथ ही साथ ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा, बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज के रूल्स होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे तो फिर डिस्टेंस तो निकाल ही नहीं। हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, यानी कि विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ ये डिस्टेंस फार्मूले का कोई यूज नहीं होने वाला। यहाँ पे हम लोग इसकी डायगोनल को ड्रॉ करेंगे। इसका डायगोनल हुआ ए सी और ये दूसरा डायगोनल इसका हुआ बी डी। ये दोनों जो है एक दूसरे को बिंदु O पे प्रतिच्छेद करेंगे। और प्रतिच्छेद करने के साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और होती है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये इसको समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर। अर्थात बिंदु O जो है वो AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा और BD को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो हम लोग यहाँ पे बाइसेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है उसका उपयोग करेंगे। तो बिंदु A का निर्देशांक आपको दिया गया है 1,2, बिंदु B का निर्देशांक दिया गया है 4,y, बिंदु C का निर्देशांक है x,6 और बिंदु D का निर्देशांक है 3,5। तो हम लोग यहाँ देखेंगे O ए बी ए सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि डायगोनल आपका ए सी है। ओ ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू x1, यानी विभाजन जो सूत्र है, विभाजन सूत्र में लिखेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्मॉल x और स्मॉल y नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखेंगे यहाँ स्मॉल x गिवन है, यहाँ स्मॉल y गिवन है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कैपिटल X और इसको लिखेंगे कैपिटल Y। अब मान रखते हैं जब हम लोग AC के लिए जाएंगे तो बिंदु O का जो निर्देशांक निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 x2, यानी कि x प्लस 1 का योग बटे में क्या है 2। और जो y है, y के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 2, तो 6 प्लस 2 बटे 2। तो 6 में 2 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। तो यहाँ से जो y का मान आ गया वो क्या हो गया 4। तो इसका निर्देशांक बता रहा है कितना, x प्लस 1 अपॉन 2 कामा 4। प्यारे बच्चों, ओ बी डी का भी मध्य बिंदु है, ओ बी डी का मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक भी निकाला जाएगा।
तो अगर हम लोग यहाँ इसका निर्देशांक निकालें तो निर्देशांक का मतलब ये है कि ये जो O होगा उसका निर्देशांक तो यही होने वाला है, एक समान। लेकिन देखते हैं क्या इसका जो है निर्देशांक एक समान आता है। सूत्र तो यही लगेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। तो यहाँ x1 की वैल्यू की बात करेंगे तो x1 की वैल्यू है हमारी 4, y1 की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3/2 यानी कि 7/2। और y की जो वैल्यूज है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये कैपिटल Y है, कैपिटल Y की जो वैल्यूज है वो y प्लस 5 अपॉन 2। प्यारे बच्चों ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे AC का भी निर्देशांक वो है यानी इसका मध्य बिंदु, और BD का भी निर्देशांक क्या है यानी वो इसका मध्य बिंदु है। दोनों के जो निर्देशांक हमारे निकल रहे हैं ये दोनों अलग अलग तो होंगे नहीं, क्योंकि O हमारा क्या है, वो एक ही बिंदु है और एक बिंदु है तो उसका निर्देशांक भी क्या होगा, एक ही होगा। तो हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बिंदु O का निर्देशांक यहाँ पे क्या है, यहाँ लिख सकते हैं ना, अतः बिंदु O का निर्देशांक, तो यहाँ O का निर्देशांक आपको क्या मिला था, x प्लस 1 अपान 2 कामा 4 यहाँ लिखा गया है। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया बिंदु O का निर्देशांक 7/2 कामा y प्लस 5/2। अब O तो एक ही बिंदु है, इसका मतलब इसके जो निर्देशांक होंगे वो एक समान ही होंगे। तो यहाँ पे जो x प्लस 1 अपान 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के। O क्या है, एक ही बिंदु है, O के निर्देशांक समान होंगे। देखेंगे O के निर्देशांक या O का निर्देशांक समान होगा, अतः यहां से देखते हैं x प्लस 1 अपान 2 7/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, साइड चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2, ये 2 यहाँ गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस है, जब हम लोग इसका साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो अब यहाँ से 6, यहाँ 7 में से 1 को निकालेंगे कितना बचेगा 6, x की वैल्यू आ गई कितनी 6। ऐसे हम लोग दूसरे को देखेंगे, दूसरा का लो y का निर्देशांक, यहाँ y का निर्देशांक क्या है, y प्लस 5/2 और यहाँ y का निर्देशांक क्या है 4। तो ये देखो 2 यहाँ पे भाग है, पक्षांतर करेंगे गुणा हो जाएगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 2 8। यहाँ पे देखेंगे 8 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा x और y का निर्देशांक हमको प्राप्त हो गया। x की वैल्यू आएगी इसमें 6 और y की वैल्यू आएगी 3। तो प्रश्न में यही पूछा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है क्या कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB किसी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है कि एक वृत्त आपको ड्रॉ करना है। ये एक वृत्त है, अब इसमें कह रहा है क्या, इस वृत्त के अंदर AB इसका एक व्यास है, AB इसका व्यास है।
तो ये इसका व्यास AB है, इस जिसका केंद्र O दिया है आपको, इसका एक ये A है और ये दूसरा बिंदु B है। इसमें कह रहा है केंद्र का जो निर्देशांक है वो 2, -3 है और जो है B का निर्देशांक 1, 4 है। तो आपसे कह रहा है कि बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे, इसमें जब आपको बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है, AB व्यास है तो व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है और जो वृत्त का केंद्र होता है यानी जो बिंदु O है वो AB को 2 समान भागों में विभाजित करता है, अर्थात जो बिंदु O है वो AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 है। क्या है? x1, y1 है। प्यारे बच्चों, अगर A का निर्देशांक को हमने x1, y1 ले लिया और बिंदु B के निर्देशांक को x2, y2 हम लोग मान लें, तो जाहिर सी बात है इसका जो निर्देशांक होगा इसको x, y ही लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से। तो मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है x = x1 + x2/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है? 2 है। x1 की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है, x2 की वैल्यू 1 है बटे 2। 2 यहाँ पे क्या है? भाग है, पक्षांतर कर देंगे, गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1, ये +1 है, साइड चेंज कर देंगे, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमको प्राप्त हुई, 4 में से 1 निकालने पे 3। x1 का मान कितना आ गया? 3। इसी प्रकार y = y1 + y2/2। y की जो वैल्यू है वो कितनी है? -3। y1 की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है और y2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4 है बटे 2। ये 2 है, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे ये भाग है, पक्षांतर करने पे गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस है इसलिए माइनस और गुणा प्लस में करने माइनस प्राप्त होता है। -6 बराबर y1 + 4, ये +4 का पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा? -4, -6 -4, ये वैल्यू हो गई माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 -4 कितना हो जाएगा? -10। इस तरीके से जो बिंदु A है उसका निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु A का निर्देशांक 3, -10 है, क्योंकि आपने बिंदु A का जो निर्देशांक था उसको x1, y1 माना था। तो यहाँ x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -10। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, -10। इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP = 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। प्रश्न संख्या 8 यहाँ ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि अगर हम लोग देखें, एक रेखाखंड हमको AB दिया गया है, AB पे एक बिंदु P है
यहाँ पे हमको एक रेखाखंड ए बी दिया गया है। ए का निर्देशांक आपको दिया गया है -2, -2। बी का जो निर्देशांक है वो है 2, -4। और यहाँ पे एक बिंदु P दिया गया है। तो ये कह रहा है कि इसमें AP बराबर 3/7 AB ये है। तो बिंदु P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा उसको तो हम लोग x, y मानेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग मानेंगे, माना बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक x, y है। AP बराबर 3/7 AB है। तो AB यहाँ पे क्या है, ये देखिए AB यहाँ पे गुणा है और AP यहाँ पे गुणा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AP × 1 = 3/7। AP जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ साइड चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो हो जाएगा AB/AP बराबर, ये 7 यहाँ पे भाग है, इधर जाएगा, पक्षांतर होने पे गुणा हो जाएगा, ये 3 गुणा है, क्या हो जाएगा, भाग। अगर हम लोग AP में से देखो, इन दोनों में से एक को घटा दें, यानी कि AB/AP -1 कर दें, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7/3 -1। तो AB -AP/AP हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 7 -3/3। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब AB में से AP, यानी ये टोटल हमारा AB है, इसमें से मैं AP को निकालूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, BP। तो ये ऊपर हो गया BP और यहाँ हो गया AP। तो BP और AP की जो अनुपात हो क्या हो जाएगी, 4:3। इसको लोग पलट देते हैं। पलटने पे हमको मिलेगा AP/, जब पलटेंगे, जैसे हमने इसको पलट दिया तो यानी जो हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में AP और जो BP का अनुपात है वो 3:4 आ जाएगा। यानी AP की अगर इसका जो अनुपात है 3:4 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से मिला क्या, यहाँ से हमको मिला A का जो निर्देशांक है, A का निर्देशांक है -2, -2, यानी कि x1 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है -2। B का निर्देशांक है 2, -4, यानी कि यहाँ से x2 की वैल्यू हमको 2 मिली और y2 की वैल्यू -4। इसका जो अनुपात है वो 3:4 है, यानी m1 की वैल्यू हमको मिल गई 3 और m2 की वैल्यू मिल गई 4। इस तरीके से विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, विभाजन सूत्र से। तो जब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो विभाजन सूत्र में हमको पता है कि x = m1x2 + m2x1 m1 + m2 होता है। प्यारे बच्चों, x का मान हमको ज्ञात करना है और सभी मान हमको प्राप्त है। तो m1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है 2, 3 × 2, प्लस m2 की वैल्यू है 4, 4 × x1 की वैल्यू है -2 बटे m1 + m2, 3 + 4, 3 दूनी 6 और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8 बटे 4 3 7। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2/7। x की वैल्यू हो गई -2/7। इसी तरीके से y का मान निकालना है तो सूत्र होता है y = m1 y2 + m2 y1 m1 + m2। हम लोग क्या करते हैं, इसमें m1 की वैल्यू को पुट अप करते हैं। m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है -4, प्लस m2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है -2 बटे m1 + m2, यानी m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 4।
-4 का गुणा 3 में करेंगे -12, -2 का गुणा +4 में करेंगे -8 बटे 4 3 7, 12 8 20, -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक पूछा है, लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा भाई, x, y, x की वैल्यू कितनी है -2/7, -20/7 है। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न 9 है। 9 को ध्यान से देखिए आप सभी लोग, प्रश्न संख्या 9 को। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 में ये कह रहा है कि बिंदुओं A और B, यहाँ देखिए A का और B का निर्देशांक आपको दिया गया है। ठीक है, जब आपको A और B दोनों का निर्देशांक दिया गया है तो A और B के निर्देशांक हम लोग लिखते हैं और फिर आगे देखते हैं। चलते हैं। A का निर्देशांक है -2, -2, -2, बिंदु B का निर्देशांक है 2, 8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि A और B को 4 बराबर भागों में जो बिंदु विभाजित करेंगे उनके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यानी आपको यहाँ दिया गया है बिंदु A का निर्देशांक -2, 2, बिंदु B का निर्देशांक 2, 8। इसको 4 बराबर भागों में आपको बांटना है, 1 2 3 4। यानी देखेंगे 1 2 3 4, हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। माना पहला जो बिंदु है उसका वो P है, दूसरा जो बिंदु है Q है, तीसरा जो बिंदु है वो R है। इस तरीके से PQR जो है वो क्या करता है, बिंदु यानी जो रेखाखंड AB है उसको 4 बराबर भागों में बांटता है। तो जब हम बिंदु P के निर्देशांक की बात करते हैं, इसको हमको निकालना पड़ेगा, बिंदु Q का निर्देशांक निकालना पड़ेगा और बिंदु R का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न भी देखा था, जहां पे वो क्या करता था, समत्रिभाजित करता था, 3 बराबर भागों में बांटता था। तो जब मैं बिंदु P की बात करूंगा, यहाँ एक बात तो क्लियर है कि जब A का निर्देशांक दिया है तो A के निर्देशांक को हम लोग x1 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी -2 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, x2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी 8। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जब हम बिंदु P की बात करते हैं, बिंदु P के लिए, तो बिंदु P के लिए एक बात तो क्लियर है कि बिंदु P की जब बात करेंगे तो P से पहले इसका केवल एक भाग है। कितना भाग है? एक भाग। इसके बाद 1 2 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 हैं। तो बिंदु P के लिए M1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और जो M2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इस तरीके से बिंदु P का जो निर्देशांक है उसको हम लोग निकालने चलेंगे। तो x = M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। M1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस M2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -2 अपॉन M1 की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू 3। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 का 2, -2 का गुणा 3 में करेंगे -6 बटे 3 1 4। अब -6 में +2 को जोड़ने का मतलब है, इसका मतलब यहाँ घटेगा, ये हो जाएगा -4 बटे 4 और 4 से 4 कैंसिल हुआ 1। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y के ही मान को निकालेंगे। y = M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे मान को रखते हैं
m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 2 बटे 1 प्लस 3। 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 1 का 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 4, 8 6 14 बटे 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया 7 बटे 2, यानी बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया। अतः बिंदु P का निर्देशांक -1, 7 बटे 2 है। इसी तरीके से हम लोग बिंदु Q की बात करते हैं। जब हम लोग बिंदु Q के लिए जाएंगे, यहाँ देखते हैं ये बिंदु Q, तो बिंदु Q से पहले 1 2 यानी P का निर्देशांक तो आपको मिल गया। P का निर्देशांक -1, 7 बटे 2 है। लेकिन जब Q की बात करते हैं तो Q से पहले 1 2, 2 भाग यहाँ हो गया और यहाँ देखते हैं 1 2, 2 भाग इधर हो गए। तो 2 भाग पहले है, 2 भाग बाद में, इसका अनुपात 2:2। इसका मतलब बिंदु Q क्या है, मध्य बिंदु है, यानी बीचों बीच है, A और B के बीच में है। तो जब ये A और B के बीच में है, इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के लिए आपको पढ़ाया गया है x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। हम लोग क्या करते हैं, मान रखते हैं, y1 का मान, x1 का मान, जो भी है जहाँ पे है रखते हैं। तो x के लिए चलते हैं। x के लिए x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2/2। 2 में -2 को जोड़ने पे 0 प्राप्त होता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे देंगे तो 0 ही रहेगा। y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 8 है बटे 2, 8 2 10 बटे 2। इसको काटेंगे तो आएगा कितना 5। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बिंदु Q का निर्देशांक कितना हो गया, बिंदु Q का निर्देशांक 0,5 है। इस तरीके से आपने 2 बिंदुओं के निर्देशांक को प्राप्त कर लिया। अब बचा है बिंदु R का निर्देशांक। तो बिंदु R का निर्देशांक प्राप्त करने के लिए हम लोग बिंदु R को देखते हैं। ये जो बिंदु R है वो इस रेखाखंड को कैसे बांटती है। तो R के पहले 1 2 3 भाग हैं और R के बाद देखेंगे यानी BR जो है वो कितना भाग है, 1 है। यानी अगर बिंदु R की बात करेंगे तो बिंदु R जो है वो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में काटती है। अगर ये 3:1 के अनुपात में काटती है इसको, तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि ये M1 हमारा 3 हो जाएगा, M2 हमारा 1 हो जाएगा। तो बिंदु R के लिए अब हम लोग चलते हैं बिंदु R के लिए। प्यारे बच्चों, जब हम लोग चलेंगे बिंदु R के लिए तो यहाँ M1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम लोगों के लिए विभाजन सूत्र तो यही है। विभाजन सूत्र में M1 का मान रखेंगे 3, x2 का मान है यहाँ पे +2, प्लस M1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है, M2 की वैल्यू है हमारी 1 और x1 की वैल्यू भी है -2 बटे में 3 + 1, 3 दूनी 6, -2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा -2 बटे 6। 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 1। इस तरीके से x का जो मान आ गया वो 1 हो गया। y में चलते हैं। M1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 8, 3 × 8 प्लस M2 की वैल्यू देखेंगे 1 और y1 की वैल्यू है 2, 1 × 2 बटे 3 प्लस 1, 8 3 24 प्लस 2 1 का 2 बटे 3 1 4। इस तरीके से
24 और 2 को जोड़ने पे हमको 26 मिलता है, और 26 में 4 का भाग देने पे 4 का भाग तो हो नहीं पाएगा, 2 से काटते हैं, 13 दूना 26 और 2 दूनी 4, तो यहाँ y का मान मिलता है 13/2। इस तरीके से जो बिंदु R है उसका जो निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु R का निर्देशांक 1,13/2 है। तो आपने तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों को प्राप्त कर लिया जो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे AB कोई रेखा, आपको जो है 2 बिंदु दिए गए थे जो एक रेखाखंड है, इस पे 3 बिंदु P, Q, R थे जो इसको 4 बराबर भागों में बांटते थे। तो आपने बिंदु P, Q और R तीनों के निर्देशांकों को प्राप्त कर लिया। अब प्रश्न संख्या 10। जब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो हमारे जहन में एक ख्याल ये आता है कि हाँ, अब ये तो हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 7 का जो 7.2 है उसका ये अंतिम प्रश्न है, और इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो अगले एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 10। में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, जब आपसे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो एक बात तो क्लियर है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तभी निकल पाएगा जब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता हो। सबसे पहली बात बेसिक, समचतुर्भुज होता क्या है? तो समचतुर्भुज की बात, जो समांतर चतुर्भुज है जिसमें आप लोगों ने कहा था कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो, लेकिन ये भी समांतर चतुर्भुज होता है और इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, अगर मैं बात करूं तो शीर्ष इसमें 4 होंगे, A, B, C तथा D। तो पहले का जो शीर्ष है वो है क्या, 3,0, दूसरे का जो शीर्ष है वो 4,5, तीसरे का जो शीर्ष है वो -1,4, और जो चौथे का शीर्ष है वो -2,-1 है। प्यारे बच्चों, अब समचतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र ये होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। d का मतलब होता है डायगोनल, तो ये फर्स्ट डायगोनल है AC और ये सेकेंड डायगोनल है BD, यानी D1 और D2 के मल्टीप्लिकेशन का आधा कर देंगे तो यही हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, अब D1 और D2 यानी दूरियां हैं, तो दूरी का सूत्र का उपयोग आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो D1 है इसका मतलब ये AC है, हम लोग लिखते हैं दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से D = दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप लोगों को A और C के बीच की दूरी निकालनी है यानी AC निकालना है, तो इसके लिए आपको x1 3, y1 0, x2 -2 1 और x2 यहाँ y2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू है -1 माइनस x2 की वैल्यू है, चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान हो गया -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4 है,
माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, इसका स्क्वायर। तो -1 और -3 जुड़ के -4 हो जाएगा, प्लस 4 में से 0 निकालेंगे 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी 16, तो 16 + 16 32, तो करणी में 32 होगा। 32 का अगर हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालना चाहें तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 16, 2 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटा 1, यानी यहाँ पे 2 के 2 जोड़े बने, 2 जोड़े बने यानी 2 2 बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 करणी में 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको BD निकालना है, B और D, तो B और D में भी सूत्र ही लगेगा, लेकिन अब x1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ लिखेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी -4 -2 -6 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके के से -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा 72 का 6 करणी में 2 होगा, 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटा 18, फिर 2 से कटा 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और फिर 3 से कटा 1, यहाँ 3 और 2 का जोड़ा निकलेगा, तो 3 दूनी 6 करणी में 2। इस तरीके से हमको दोनों विकर्ण मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या है यहाँ पे, AC और BD। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मान रखते हैं 1/2, AC का मान 4 करणी में 2 और BC का मान 6 करणी में 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 तो आ गया, लेकिन करणी में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करणी में 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 12 × 2, 12 दूना 24। अब क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, तो ये हो जाएगा 24 वर्ग मीटर। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। वीडियो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया और NCERT से कक्षा 10वीं का जो निर्देशांक ज्यामिति है वो समाप्त होता है। अब आप सभी को इसको ध्यान से पढ़ना है और तैयार करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 5 नंबर आपके आते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से और अच्छे से लर्न करेंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।